आइए हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन। उसकी हम लोग फुल वीडियो देखेंगे। एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का और सिलेबस। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। देखिए, ये देखिए मेरा सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2024, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CGLE 2024, ठीक है, या फिर सीजीएल बोल सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब देखो इसमें क्या होता है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, 24 जून से लेके 24 जुलाई के बीच में, ठीक है। ये मेरा 1 मंथ का टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 24 तारीख 24 जुलाई, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई है तो आप वो 25/7 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए 10/8 से लेके 11/8 तक आप कर सकते हो चेंजेस। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश करिए फॉर्म पूरा नोटिफिकेशन सही से देख के तब फिल करिए फॉर्म को, जिसमें गलतियां ना हो, क्योंकि ये जो करेक्शन वाला ऑप्शन है ये तो खुल जाएगा लेकिन आपके चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ देख के फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आता है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 का जो एग्ज़ाम होना है वो ये टेंटेटिव डेट है सितंबर से लेके अक्टूबर 2024, और जो टायर 2 है वो मेरा होगा दिसंबर 2024 में। ये टेंटेटिव डेट है, ये बढ़ भी सकती है, इसके पहले भी हो सकता है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको डेट्स बता दी हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, टायर 1 कब होगा, टायर 2 और ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट, ठीक है। मैंने थोड़ा मतलब बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन तो पहले आ गया था लेकिन मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा, आप लोग सही से देख लीजिए। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है अभी तक और जिसने भर लिया है वो भी एक बार देख ले कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो जब करेक्शन वाला ऑप्शन आए तो आप करेक्शन कर सको। तो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जो जो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत से मैंने हाईलाइट नहीं करे हैं लेकिन उसको भी मैं बताऊंगा सही से। ये सब जो लिखा हुआ है ये तो हम लोग को पता ही है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फॉर फिलिंग अप ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हम लोग को पता ही है। चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा है, डेट देखी है फॉर्म भरने की, ठीक है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है, टायर 1 और टायर 2, ठीक है, और करेक्शन डेट क्या है वो हमने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट की डिटेल। तो जो मेरे पास पे लेवल 7 की जॉब है, ठीक है, उसकी सैलरी है मेरी 44,900 से लेके 14,200, ठीक है। ये मेरा लेवल 7 की जॉब का है। अब देखो इसमें कई पोस्टें हैं, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है कि किस पोस्ट का नाम है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑफिस या कैडर में है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, मतलब किस लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की है, सी की है, और यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये पहली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब हम इसको ASO बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लोग ASO ही बोलते हैं लेकिन फुल फॉर्म उसकी ये है। तो ये सारी 1 से लेके मेरी 7 नंबर तक ASO की जॉब है, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये देखो CSC डिपार्टमेंट में है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, तो सब में दी हुई है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है कौन सी ग्रुप बी की है, कौन सी ग्रुप सी की है, तो ये सारी ग्रुप बी की हैं। उसके बाद इसकी एज देखो 20 से 30 है,
यहाँ पे देखो सेकंड नंबर वाली की 18 से 30 है, फिर 20 से 30 है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें देख लेनी कि आप किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हो और क्या उसके लिए एज क्राइटेरिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तब भरने के काम आएंगी कि कौन सा ऑप्शन आपको भरना है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स के लिए क्या है, ग्रुप सी की जॉब है, 18 से 30 आपकी एज है। फिर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, तो इसके लिए ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 एज है। अब इसमें भी इंस्पेक्टर के लिए देखो 3 तरीके की हैं, एक सेंट्रल एक्साइज हो गई, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गई, एक एग्जामिनर हो गई। इन सब की 18 से 30 एज है। उसके बाद तुम्हारा आता है मेरा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 एज है। एसआई की जॉब है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में, 18 से 30, इसमें भी देखो ग्रुप बी है। तो इस वाली लाइन में सारी ग्रुप बी की थी, केवल एक या दो ग्रुप सी की जॉब थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग पे लेवल 6। इसका पे लेवल क्या होता है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। अब देखो यहाँ पे भी देखो ये एएसओ आ गया, ठीक है। ग्रुप बी की जॉब है 18 से 30, ये सारी एज दी गई हैं। मोस्टली में 18 से 30 है यहाँ पे ग्रुप 7 और 6 में, या फिर 20 से 30 है। यहाँ पे देखो एक आ गई 18 से 32 की, ये आ गई जेएसओ की, ठीक है। और 2 से 3 मेरी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए थोड़ी अलग डिग्री वगैरह चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं, ये मेरी सारी डिपार्टमेंट की आप लोग खुद से देख सकते हो, मैं एक एक पूरी डिटेल में तो इसमें नहीं बता सकता हूँ। अब ये देखिए आपकी पे लेवल 5 की जॉब है, 29,200 से लेके 92,300, ये सारी ऑडिटर की हैं। 23, 24, 25, फिर देखिए अकाउंटेंट की हैं 26, 27, 28, ठीक है। अभी देखो ये सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, किस किस डिपार्टमेंट के अंडर में है। ये सारी जो हमारी लेवल 5 की जॉब है सारी ग्रुप सी की जॉब है, और इन सब की एज है 18 से 27 साल। लेवल 4 की जो जॉब है उसकी सैलरी है 25,500 से लेके 81,000 तक, और ये सारी क्या है 18 से 27 एज इनकी है। ये भी सब ग्रुप सी के हैं, यानी कि लेवल 4 और लेवल 5 की जो जॉब है वो सारी 18 से 27 साल है, और उनका ग्रुप क्या है, सी है। उसके बाद ये पीए की है पोस्टल असिस्टेंट की, यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरीट, तो ये सारी हैं मेरी, ठीक है। और ये सारे डिपार्टमेंट दिए गए किस किस डिपार्टमेंट में है। तो मेरी जो लेवल 4 और लेवल 5 की जॉब है वो मेरी ग्रुप सी की है 18 से 27 साल, और जो मेरी लेवल 6 की जॉब है, ठीक है, और लेवल 7 की जॉब है वो मोस्टली 30 साल तक है। एक दो पोस्टों की 32 साल तक है मैक्सिमम, लेकिन वो 18 से 30 है, या फिर 20 से 30 है, या फिर 18 से 32 है। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। अब बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, ये लिखा तो बहुत सारा है लेकिन जो मेन चीज़ें, हाँ देखो टेंटिव वैकेंसी क्या है, अप्रॉक्स 17,727 ये वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। अब देखो नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप, देखो हमको क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए। देखो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप अगर नेपाल, भूटान, ठीक है, या फिर इनमें से दिया गया ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वहाँ से आए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, ईस्ट अफ्रीकन हो गया, कंट्रीज़ ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, तो ये सारे जितने भी हैं आपके परमानेंटली आप सेटल हो इंडिया में, लेकिन आप यहाँ से आए हुए हो इनमें से किसी से भी, तो उसके लिए हमारे थोड़े रूल अलग हैं। उसके लिए क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज, ठीक है, 4.1.2, 4.1.3
और 4.154, यानी कि ये और इनमें से अगर आप तीनों में से किसी से भी बिलोंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट इश्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो लिखा हुआ। अगर आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ए कैंडिडेट इन हुज केस अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड टू हिम। मतलब आप अगर फॉर्म भरोगे तो एग्ज़ाम दे सकते हो जाके, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे, आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या है इसकी। तो हमारी एज लिमिट देखी जाएगी 1 अगस्त 2024 से, ठीक है, यानी कि 1/8/2024 तक एज काउंट होगी, उसके पहले नहीं होगी। एक मैं आपको वीडियो बना दूंगा एज काउंट के लिए। अब जैसे बहुत से लोग हैं तैयारी कर रहे होंगे, अगर उनको कैलेंडर चैप्टर आता है तो तुरंत निकाल लेंगे अपनी एज आज की डेट से, लेकिन अगर आप निकालना नहीं चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके निकाल सकते हो एज किसी भी डेट से। तो मैं वो आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये एज लिमिट है, ये रिमार्क है। अब देखो फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट, देखो जिन पोस्टों के लिए 18 से 27 साल एज है, हमने अभी देखा था लेवल 4 और लेवल 5 की जो जॉब थी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखे भी दे रहा हूँ, लेवल 4 और लेवल 5 इन दोनों की जो जॉब थी उनके लिए हमारी 18 से 27 थी एज, ठीक है। और बाकी ये 18 से 30, 20 से 30 ये मेरी लेवल 6 और 7 की जॉब थी, ठीक है। किसी में 18 से 30 मांग रहा था, किसी में 20 से 30, किसी में 18 से 32 था। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि 18 से 27 हम काउंट कैसे करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब आप 2/8/1997 के अगर पहले पैदा हुए हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006, मतलब 1/8/2006 के बाद ना पैदा हुए हो, और 1997 2/8/1997 के पहले अगर पैदा हुए हो तब भी फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब इन दोनों के बीच ही एज हमारी 27 साल काउंट होगी, ठीक है। इसके अगर नीचे हो या फिर इसके ऊपर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि इसके पीछे चले जाओगे अगर आप 2/8/1997 के पहले चले गए तो आप 27 साल से बड़े हो गए, और अगर आप 1/8/2006 के बाद के हो तो यानी कि छोटे हो 18 साल से। अब यहाँ पे देखो जिन पोस्टों के लिए एज लिमिट है 20 से 30, उनके लिए क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, 2/8/1994 के पहले ना 2/8/1994 के जो पहले पैदा हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 1/8/2004 के अगर बाद पैदा हुए हो तब भी नहीं भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1997, लेकिन पूरा 1997 भी नहीं हमको लेना है, तो इसको हटाओ फिर। अब देखो जैसे 18 से 30 साल है तो 18 से 30 साल के लिए मेरा क्या होगा, 2/8/1994 के अगर पहले पैदा हुए हो तो नहीं भर सकते हो, भले वो एक दिन पहले हो, ठीक है। अगर 1/8/1994 भी है तब भी आप नहीं भर सकते हो, लेकिन अगर आप 3/8/1994 है तो आप भर सकते हो, ठीक है। मतलब इसके पहले आप डेट आपकी हो जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है नॉट लेटर देन 1/8/2006, मतलब कि इन दोनों में वही सेम चीज़ आ रही है, इसमें 2004 है, इसमें 2006 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 से 30 मांग रहा था, यहाँ पे 18 से 30 है, और ये जो दूसरा वाला है तो इसके बाद नहीं पैदा होना चाहिए। अब देखो फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट 18 से 32, जो 18 से 32 वाले हैं उनके लिए क्या है 2/8/1992, ठीक है। अगर इसके आप पहले पैदा हुए हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और अगर आप इसके बाद पैदा हुए हो 1/8/2006, उसके बाद भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि 1/8/2006 के बाद जो पैदा हुआ होगा वो फिर 18 साल से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी,
या टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में मुझको मैसेज कर दो कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अब देखिए, हम लोग ने ये तो देख लिया कि हमारी एज लिमिट क्या है, लेकिन अब हमें देखना है कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है किस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये मेरी कोड नंबर लिखा हुआ है, मतलब सीरियल नंबर है ये, और ये कैटेगरी है, ये एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब देखो जैसे SC ST हैं तो भैया 5 साल मिलेगा एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर आपकी एज 27 साल है, ठीक है, जैसे किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 मांग रहा है, लेकिन आप SC कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट का क्या मतलब है, 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, यानी कि आपकी 32 साल एज हो जाएगी, आप भर सकते हो फॉर्म। और अगर आप OBC में हो, ठीक है, OBC को कितनी मिलती है, 3 साल, तो यानी कि 27 साल की जगह आपकी एज हो जाएगी 30 साल मैक्सिमम। ठीक है, ये तो मैंने एक्चुअली काउंट करके बता दिया है, लेकिन वो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एज यही हो जाती है। ठीक है, जैसे जो PWD में है अनरिजर्व्ड है, मतलब कि अनरिजर्व का मतलब है जनरल कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, सामान्य। ठीक, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और PWD हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप, ये देखो सब PWD के हैं, ठीक है, लेकिन ये अनरिजर्व्ड है, ये OBC है, ये SC ST है। तो देखो OBC में हमको 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, अब यहाँ पे अनरिजर्व को भी 10 साल है, यानी कि 3 साल और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 साल। SC ST को नॉर्मल 5 साल का छूट मिलता है, और PWD को 10 साल का ऑलरेडी जनरल को मिल रहा है, तो 5 साल इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 साल, यानी कि SC ST को मेरी 5 साल की एज छूट है, OBC को 3 साल की है, PWD को 10 साल की छूट है, PWD OBC वाले जो हैं उनको 13 साल की, और PWC SC ST को 15 साल की छूट है। ठीक है, और अब ये है ESM का मतलब है एक्स सर्विस मैन, तो इनको क्या है, 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है, तो ये आपके दिए हुए हैं एक्स सर्विसमैन के, तो आप इसको देख सकते हो, अगर कोई है एक्स सर्विसमैन वाला, आप जिस क्राइटेरिया में आते हो वो फॉर्म आप भर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है, एडिशनल परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट फॉर ग्रुप C पोस्ट, जो ये केवल ग्रुप C पोस्टों के लिए है। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt application, तो उनकी एज हो जाएगी अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं, जैसे विडोज़ हैं, डाइवोर्स वोमेन है, वोमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है, मतलब कि जो विडो हैं या फिर मतलब उनका डिवोर्स हो गया है और उन्होंने फिर से मैरिज नहीं करी है, तो उनके लिए ये एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। और ये SC ST के लिए अलग से दिया गया है, इसमें क्या है 40 साल एज है, मतलब ये सेम ऑप्शन 12 की तरीके है 13वां, लेकिन अगर SC ST है गर्ल तो 5 साल और मिल जाएगा। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्ड इन द matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered। मतलब कि जब आप फॉर्म भरोगे तो भरते समय अपनी डेट ऑफ बर्थ सही भरना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th की मार्कशीट है, 12th है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ भरना। ये नहीं कि आपकी एक डॉक्यूमेंट में अलग है डेट ऑफ बर्थ, एक डॉक्यूमेंट में अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और याद रखो कि अपने कोशिश करो कि सारे डॉक्यूमेंट एकदम सही हों। आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, तो उनमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, मतलब एक एक स्पेलिंग, ठीक है, सही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप टीवी में बाहर हो सकते हो। तो अगर किसी का गलत है तो आप फॉर्म भर लो, लेकिन उसको सही करने को डाल दो, सही करवा लो धीरे धीरे करके, एक एक करके, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये सारे मेरे दिए हुए हैं, आप लोग, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझको ये, तो मैंने उसको मेंशन नहीं करा है।
आप लोग को अगर जिसको लगता है कि पढ़ना चाहिए ये आप पढ़ सकते हो पूरे। वो सब आपका जितना भी ऊपर दिया गया था वो एक्स सर्विसमैन के लिए था। अब देखो एक चीज़ ये देख लो, एज रिलैक्सेशन ईएसएम मतलब जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं इज़ नॉट एडमिसेबल टू सन्स डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब कि ये उनके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए केवल है, उनके बेटे बेटी या फिर जो उनके ऊपर डिपेंड है उनके लिए नहीं है। देयर फॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी, मतलब कि अगर मतलब कोई एक्स सर्विसमैन है उसका कोई बेटा बेटी कोई है तो वो अपने फॉर्म में ईएसएम वाला ऑप्शन टिक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये सारी प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग के लिए सब दिया गया है। आपका फॉर्म फिलिंग के लिए क्या ये सब मेन यूज़ होगा आपके डीबी के समय, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्स, कोई एक्स कैंडिडेट है, फिल्ड ओबीसी इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी भर दिया है। हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट मतलब डीबी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीबी के समय बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे फॉर्म भरते समय कोई ना कोई डेट लिखी होगी कि इस डेट के पहले का या इस डेट के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट उस डेट का बना हुआ है, नहीं तो आप बनवा लो, ठीक है। अगर वो बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने फॉर्म भरते समय मान लिया भर दिया कि मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, ये मेरा है, सारी डिटेल आपने सही भर दी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जब आप डीवी में जाओगे तो डीवी में उन्होंने देखा कि नहीं ये मैंने इस डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा था और आपने इस डेट का दिया है, तो उस सिनेरियो में वो आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने मांगा है सेम वही चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लो, नहीं तो आप ओबीसी से नहीं फिर आप जनरल से भरो, ठीक है। इन सच सिनेरियो कैंडिडेट ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। वो लोग फॉर्म में जब नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग को सब कुछ लिख के दे देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा पढ़ते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, अब तो हम लोग सर्च करने लगे, यूट्यूब पे सर्च करा और जो जैसे उन्होंने फॉर्म भर दिया कि ये टिक नहीं करना होता ये करना होता, हम लोग भर लेते हैं। वो अच्छी चीज़ें देख के भरो, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लो, ठीक है। अगर मैं भी चाहता तो ये पूरा नोटिफिकेशन ना उठाता, मैं भी इसको मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट पेजेस थे उनको स्क्रीनशॉट लेके मैं अलग पीपीटी बना के कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने पूरा आपका पीडीएफ ले रखी है, पीडीएफ में जो जो मुझको इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सब कुछ बता दूंगा, भले कितना बड़ा वीडियो बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग सोचते हैं कि अगर बहुत बड़ा वीडियो बन गया डिटेल में हुआ तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये देखो दिया हुआ है क्रूशल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC PWD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलेक्शन ETC वर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रेसिपिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। 24/7 जो डेट है उसी तक आप कर सकते हो जो करना है, ठीक है। ये सारा ये स्क्राइब कैंडिडेट के लिए, स्क्राइब का मतलब है जो आपका PWD वाले हैं वो उनके साथ अगर कोई जा रहा है तो। अब देखो हम लोग देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये देखो ये डेट याद रखना 1/8/2024, ठीक है, मतलब यहीं से सब कुछ काउंट होगा। अब देखो पहली पोस्ट है हमारी JSO की, ठीक है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अब इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या चाहिए,
बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन मेरा, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि हमको ग्रेजुएशन का चाहिए एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में आपके मैथ में 60% मार्क होने चाहिए। मतलब अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपके 60 नंबर होने चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अब देखो, या तो आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपका 12th मैथ हो, 60% नंबर मैथ में होने चाहिए, ठीक है, मैथ में 60% होने चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, ठीक है। मतलब कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक मेरा होना चाहिए स्टैटिक्स, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि आपका केवल बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एटलीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स विद 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th में आपके मैथ में 60% मार्क होने चाहिए। नहीं तो फिर आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से विद स्टैटिक्स। लेकिन मुझको थोड़ा नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो उसने बोल दिया ना ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, लेकिन यहाँ बोला ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ये या तो इन्होंने नोटिफिकेशन में यहाँ पे और नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विद, मतलब कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए नॉर्मल, और 12th में 60% मार्क होने चाहिए, या तो ये होना चाहिए था, या फिर ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, मतलब कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए था, अगर यहाँ पे और की जगह एंड लग जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, हो सकता है इन्होंने गलत लिख दिया हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक ये और लगा दिया, एक ये और लगा दिया। अगर उसने बोला है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स है वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन स्टैटिक्स होना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे भी तो वो ऊपर बोल ही रहा है ना, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि ये 12th वाला इसी के साथ का होगा। तो ये तो मेरा हो गया JSO का, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में 60% हो, या फिर कि मेरा क्या हो, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट हो विद स्टैटिक्स हो। तो चलिए दूसरा देखते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। एक ये आपकी पोस्ट है SIA, मैं बोल देता हूँ SIA, ठीक है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड SIG, सॉरी। ठीक है, SIG हो गया ये। तो इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री हो विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब कि ग्रेजुएशन हो प्लस स्टैटिक्स हो एक सब्जेक्ट, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3
ईयर्स ऑफ और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब कि आपने जो स्टैटिक्स लिया हुआ है वो आपने सब जगह पढ़ा हो, मतलब जितने भी सेमेस्टर होते हैं, मान लिया 3 साल का कोर्स है, उसमें 6 सेमेस्टर है, ठीक है, तो आपको 6 सेमेस्टर में स्टैटिक्स लेनी होगी, ठीक है, या फिर ले चुके वगैरह हो आप, तो आपको 6 सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो 6 सेमेस्टर में। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसमें से स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, और वो आपने तीनों साल स्टैटिक्स सब्जेक्ट लिया है, 3 साल का मतलब है 6 सेमेस्टर, ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर हुए तो 3 साल में मेरे 6 सेमेस्टर हुए, उसमें अगर आपने सब में ले रखा है तो आप SIG का फॉर्म भी भर सकते हो, और स्टैटिक्स वाला जो JSO का फॉर्म है आप वो भी भर सकते हो, आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, और यहाँ पे भी मांग रहा है, ठीक है। और एक है आपकी पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब कि नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, लेकिन ये देखो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री जो है मतलब ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगा है, ठीक है, लेकिन उसने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बोली है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और या फिर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देखो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, ये मेरी ग्रेजुएशन है, नॉर्मल हमको ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये मेरी होती है मैंडेटरी इसेंशियल, लेकिन डिज़ायरेबल का मतलब है मतलब उस डिपार्टमेंट की ये इच्छा है कि जो बंदा ग्रेजुएशन करे हो उसको ये भी 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके बाद डिग्री होनी चाहिए लॉ की ह्यूमन राइट्स की, ये उनकी डिज़ायरेबल है। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो, बस ये है कि जैसे आपने भरा किसी और ने भी भरा, ठीक है, और एक बंदे के पास केवल ग्रेजुएशन है, एक के पास उन्होंने जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है अगर वो है तो वो प्रेफर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले को करेंगे, ठीक है। अगर उनको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाला नहीं मिलता है तो फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि सबसे पहले हमेशा याद रखो फॉर्म भरते समय इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब है वो चाहते हैं कि ये आपके अंदर क्वालिटी हो, ठीक है, और इसेंशियल का मतलब है ये तो आपकी मैंडेटरी है, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पोस्टों के लिए थोड़ा अलग है, GSO के लिए, स्टैटिक वाले के लिए यानी कि SIG के लिए, और ह्यूमन राइट के लिए, और जो बाकी की अदर पोस्ट हैं उनके लिए हमको केवल ग्रेजुएशन चाहिए नॉर्मल, ठीक है। और एक ये भी याद रखना, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब जो आपके अभी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के वो भी भर सकते हैं, हाउएवर दे मस्ट पजेसेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, ठीक है ना, यानी कि आपको कट ऑफ डेट के पहले पहले आपको आपका ग्रेजुएशन रिजल्ट आ जाना चाहिए या फिर पास हो जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखो सही से, अभी तक हमने कई चीज़ें मतलब देख ली हैं, मेरा वीडियो आधे घंटे का ऐसे हो गया है, लेकिन आप 2x में लगा के देखोगे तब भी आपको सही से वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने केवल आपको एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, पोस्ट ये नहीं दिखाई है, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। देखो आप हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगी। SSC की न्यू वेबसाइट है ये याद रखना, पुरानी वेबसाइट पे जो आपने OTR वगैरह करा है वो नहीं, ये नई ssc.gov.in करके है, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द न्यू वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर, ठीक है, तो ये SSC हेडक्वार्टर की नई वेबसाइट है, इस पर आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना है, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, तो यही जो आपका नोटिफिकेशन है यही पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ रिफ़र टू, मतलब ये इसी में नोटिफिकेशन में नीचे 3rd 4th ये सब करके पेजेस दिए होंगे, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सैम्पल इन्होंने 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो OTR का मतलब क्या होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो आपने अगर इसके पहले SSC CGL के पहले कोई और फॉर्म भरा है
जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट हो गया, जो इसी साल भरे गए हैं अभी। अगर उनका कोई भी आपने फॉर्म भरा है, यानी कि आपने OTR करा होगा, तो उसी OTR से काम हो जाएगा। और अगर कोई फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो नया OTR करना पड़ेगा। और अगर केवल OTR करके पहले से रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OTR नई वाली वेबसाइट पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई in response to this notice and have not generated their OTR, ठीक है, on the new website, ठीक है, ये वेबसाइट भी दी गई है, will be required to do so as the earlier OTR generated on the old website। मतलब ssc.nic.in आपकी ये ओल्ड वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आपने जो OTR करा था उससे मतलब नहीं है, हम लोग को क्या करना है, ssc.gov.in पे नया OTR करना है। ठीक है ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ है। अब देखो, फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। मतलब कि आपको पहले से कोई फ़ोटो वगैरह की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग पहले फॉर्म भरते थे तो फ़ोटो पहले से खिंचा के ले आओ तब उसको लगाओ, या फिर फ़ोटो के नीचे नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती थी, वो सब अब की बार कुछ नहीं है। अब की बार आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद कैमरे के सामने बैठ के आपको खुद की फ़ोटो क्लिक करनी है। ठीक है, The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to sit before the camera when promoted by the। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, आपकी बार OTR करो। OTR के बाद जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, OTR करने के बाद, ठीक है, तो जब आपको फ़ोटो लगानी होगी तो फ़ोटो आपको लगानी नहीं है कहीं से, आपको तुरंत कैमरे के सामने बैठ जाना है और फ़ोटो क्लिक कर लेनी है बस। उसके लिए फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, मतलब कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। मतलब कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो एकदम प्लेन होना चाहिए और लाइट अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर आप फ़ोटो खींच रहे हो। इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फ़ोटो। मतलब कि आपकी जो आइज़ हैं वो आप कैमरे की तरफ ही देखना, जिससे आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर आए। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। ठीक है, मतलब कि एकदम स्ट्रेट देख के फ़ोटो खींचनी है, कैमरे के एकदम सामने देखो। ठीक है, हेड और शोल्डर वगैरह सब सही से रख के फ़ोटो खींचनी है। ये नहीं करना है कि जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे सेल्फी लगाते हैं वैसे फ़ोटो लेके लगा दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है। अगला पॉइंट है, इंश्योर दैट हिज फेस इज़ फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर। हाँ देखो, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं उसके जब फ़ोटो खींचते हैं तो एक तो ये पूरा बना होता है रेक्टेंगल टाइप का फ़ोटो खींचने के लिए। ठीक है, और जब आप क्लिक करने के लिए जाते हो, ठीक है, ये तो दिखाता है कि इसमें फ़ोटो लगानी है, लेकिन जब आप क्लिक करने के लिए बैठते हो ना, सामने एकदम बैठोगे, फेस करोगे, तो एक रेक्टेंगल टाइप का बनता है, मतलब रेड कलर का। तो आपको उसी के अंदर क्लिक करनी है फ़ोटो, क्योंकि आपका ये इस साइड का पार्ट आएगा वो सब कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल जो उस रेक्टेंगल के अंदर जो चीज़ें होंगी, मतलब आपका फेस अगर रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, या पूरे के पूरे आप दिख रहे हो, तो वो उस रेक्टेंगल के अंदर जो होगा वही केवल दिखाई देगा बस। मतलब फ़ोटो आपके जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है उसी के अंदर क्लिक होगी बस, और कहीं नहीं होगी। ठीक है, और है कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क, ग्लासेज, स्पेक्टिकल्स। मतलब कि देखो, आपको जब फ़ोटो खींचनी है तो नॉर्मल आपको ना कैप लगानी है, ना कोई मास्क लगाना है, ना ग्लास। और हाँ, अगर आप जैसे चश्मा पहनते हो, ठीक है, हम लोग पहले क्या करते थे, फॉर्म भरते थे चश्मा पहनते थे, तो उसमें लिखा रहता था अगर आप चश्मा लगाते हो परमानेंट तो आप वो वाला चश्मा यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सन ग्लासेज नहीं यूज़ कर सकते हो फ़ोटो खींचते समय। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लासेज, स्पेक्टिकल आप कुछ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप चश्मा लगाते भी हो ना, तो आप चश्मा हटा के फ़ोटो क्लिक करो। ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि सन ग्लासेज, उसने बोला है ग्लासेज या स्पेक्टिकल, उनमें फ़ोटो आप नहीं क्लिक कर सकते हो। तो आप कैप, मास्क, ग्लासेज, मतलब सब कुछ हटा के तब फ़ोटो क्लिक करो। ठीक है, बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना। बाकी मैंने जो बताया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये अब की बार ये प्रॉब्लम बहुत आ रही, बहुत लोग का साइन नहीं हो पा रहा है सही से, तो ये याद रखना, सही से करना। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड सिग्नेचर। ठीक है, हमको सिग्नेचर स्कैन करने हैं JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में।
10 से 20 KB होना चाहिए उसका साइज। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सिग्नेचर हमको चाहिए JPG या फिर JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB वो साइज होना चाहिए। देखो सिग्नेचर साइन हमको क्या चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 KB साइज होना चाहिए। ठीक है, द इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी, ठीक है, 6x2 होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि ये वेट हो गई आपकी, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये सब है सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ें हमको साइन के लिए याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन विद इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ, मतलब हमने फ़ोटो सही से नहीं लिया या फिर ब्लर है, कुछ भी है, सिग्नेचर साफ नहीं है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो 24/7 दिया हुआ है, तो आप कोशिश करो कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लो। ठीक है, लास्ट डेट ना जाओ, 24 के पहले, आप ही समझ लो 20 के पहले भरना है। ठीक है, और अगर रात में देर तक जगते हो तो रात में फॉर्म भरने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि उस टाइम कम लोग फॉर्म भरते हैं दिन के अपेक्षा। क्योंकि फॉर्म पहले से भर के रख लो, कभी कभी क्या होता है कि हमने पेमेंट करी लेकिन पेमेंट फंस गई। ठीक है, तो वो आने के लिए कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है कि नहीं हो गई है, वो 1-2 दिन लग जाता है। अब पता चला आपने 24 को करी पेमेंट, ठीक है, अब वो पेमेंट फंस गई है, 2-3 वर्किंग डेज लगेंगे मान लिया उसमें, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि आपका फॉर्म मतलब सक्सेसफुली सबमिट हो गया है कि नहीं हो गया है। पता चला वो पेमेंट नहीं हुई, आपके अकाउंट में वापस आ गई, तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। इस वजह से आप पहले कोशिश करिए कि फॉर्म भर लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ चीज़ें, ये सब मैंने इसीलिए ये सब चीज़ें पहले से, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रो प्रीव्यू प्रिंट दैट फिल करेक्ट, मतलब आपको फॉर्म को एक बार फिल करने के बाद आप उसको प्रीव्यू कर लो फिर से। ठीक है, या फिर उसका प्रिंट निकाल के आप चेक कर लो कि फॉर्म मेरा एक एक डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी है, नहीं तो उसको एडिट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फीस कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, और वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पर्सन, मतलब देखो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, और वोमेन जो है, ठीक है, बाकी जो हैं उनके लिए फ़ीस है। और फीस क्या होगी, ऑनलाइन होगी, UPI आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, या फिर कुछ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो नेट बैंकिंग, या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपए, किसी का भी डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो इनमें से जो दिए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की डेट है 25 और फॉर्म भरने की डेट है 24। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ जो मैंने अभी बताया, कैंडिडेट्स हु आर नॉट फ्रॉम फी पेमेंट एंड मस्ट इंश्योर दैट देयर फी हैज़ बीन डिपॉजिट विद SSC। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आपने पेमेंट करी है लेकिन पेमेंट हुई नहीं है या फिर SSC तक पहुंची नहीं है, ठीक है, इफ़ द फी इज़ नॉट रिसीव्ड बाय SSC स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ शोन इनकम्प्लीट, मतलब अगर SSC तक वो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन SSC तक फीस नहीं पहुंची है तो वो इनकम्प्लीट ही दिखाएगा आपका। इसलिए आप पहले से फॉर्म की पेमेंट करके और सब कुछ चेक कर लो कि पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप पहले से कर लोगे, मान लिया आपका नहीं दिखा रहा है, इनकम्प्लीट है, तो आप वहाँ बात कर सकते हो फ़ोन करके, या फिर आप मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पता चला लास्ट डेट है, आपने फॉर्म भर दिया, 3 दिन बाद दिखा रहा है इनकम्प्लीट है, तो आप क्या कर लोगे उसमें। ठीक है, और एक चीज़ और है, फ़ी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है, अगर फ़ीस एक बार पेमेंट हो गई है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने बताया था विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 10/8/2024 से लेके 11/8 तक है डेट। ठीक है, अब उसके लिए देखो हमको क्या करना है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट
ऑनलाइन प्रोवाइड 2 days टू इनेबल कैंडिडेट। देखो, आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट of online application, the commission will provided a period of 2 days to enable candidates to correct modify online application parameters, wherein candidates will be allowed to resubmit application after making corrections charges in one time। ठीक है, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा कि आप करेक्शन कर सको। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि गलतियां ना हो। ठीक है, और ये भी है, देखो, ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन 2 times ड्यूरिंग द विंडो फॉर। ठीक है, आप 2 बार कर सकते हो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। जब वो खुलेगा तो आप 2 बार करेक्शन कर सकते हो। इफ़ ही सी हैड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही अलाउड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। देखो, वही लोग करेक्शन कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया होगा, उनकी पेमेंट वगैरह सब हो गई होगी। ठीक है, मतलब जो पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए ये। अब जिसकी पेमेंट ही नहीं हुई है उसको तो फॉर्म ही सबमिट करना है सब कुछ करके। देखो, अब ये ज़रूर ध्यान रखना, लोग सोच लेते हैं कि अरे बाद में करेक्शन हो जाएगा, लेकिन करेक्शन के चार्जेस भी लगते हैं आपके, इसलिए फॉर्म सही से भरो। द कमीशन विल लिव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 मेकिंग करेक्शन रीसबमिटिंग फॉर द सेकेंड टाइम। द करेक्शन चार्जेस विल एप्लीकेटिव कंडीशन। ठीक है, अब देखो, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है और आपको करेक्शन करना है, 2 दिन का टाइम मिलेगा। 2 दिन के टाइम में आप 2 बार कर सकते हो करेक्शन। ठीक है, जो आप पहली बार करेक्शन करोगे तो आपका 200 रुपये लगेगा। ठीक है, चार्जेस करेक्शन करने के, और जो दूसरी बार करोगे तो 500 रुपये लगेगा। तो अभी पहली बात तो सही से देख के फॉर्म भरो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो, फॉर्म सही से भरो। ठीक है, अगर फिर भी गलती हो जाती है तो कोशिश करो कि एक ही बार में गलती सही भर दो, क्योंकि 200 रुपये लगेगा। नहीं तो दोबारा करोगे तो 500 रुपये लगेगा, तो 700 रुपये तुम्हारा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और जो करेक्शन चार्जेस होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वैसे होंगे। ये सब मैंने जो आपका मेंशन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी मैंने मेंशन करी हैं। बहुत से लोग ये सब बताते नहीं, लेकिन मैं इसीलिए पूरा बता दे रहा हूँ। मेरा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, लोग कहेंगे बोरिंग है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि यही सब दिक्कतें बाद में होती हैं। ठीक है, अब देखो सेंटर, देखो आप कौन सा सेंटर ले सकते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया, उसके कोड दिए गए हैं, एसएससी रीजन, स्टेट। ठीक है, सब कुछ दिया गया, मतलब किस रीजन में आएगा। जैसे सेंट्रल रीजन है, मतलब कि बिहार और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इसका रीजनल ऑफिस और वेबसाइट यहाँ देखो दी गई है, प्रयागराज में है। ठीक है, तो सब कुछ दिया गया है, आपको सारी डिटेल दी गई है। अब देखो, यहाँ पे सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। इनमें से देखो कौन कौन से सेंटर हैं, ये सारे सेंटर बने हुए हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा। ठीक है, मुजफ्फरपुर, सारे, पटना, ये सारे दिए हुए हैं। यानी कि सेंट्रल रीजन का मतलब है मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश। जब आप सेंट्रल रीजन करोगे तो जब आपने स्टेट मान लिया सेलेक्ट करी उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर आपने रीजन आपका हो गया सीआर। ठीक है, सेंट्रल रीजन। उसके बाद आपका जो ये देखो रीजन हो गया सेंट्रल रीजन। स्टेट क्या हो गई आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपके शायद 3 ऑप्शन होंगे कि आपने ये जो रीजन सेलेक्ट करा है उत्तर प्रदेश में से 3 आप सेंटर कौन से भरोगे। तो मान लिया आपके वाराणसी भर दिया, प्रयागराज भर दिया, ठीक है, मेरठ भर दिया, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ईस्टर्न रीजन है, अंडमान निकोबार, झारखंड, मतलब सारी डिटेल आप देखोगे तो इसमें देखो दे रखी है कि ईस्टर्न रीजन में क्या क्या आएगा। अंडमान निकोबार आएगा, आइसलैंड आएगा, झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा। ठीक है, तो आप अपने रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप भरो सेंटर जहाँ से आपको पास पड़े। या आप ये देख लो कि
जैसे कोई जॉब करता है या कोई करता है कहीं बाहर, तो आप वो देख के भरो कि आपका किस टाइम पे पेपर होगा, सितंबर अक्टूबर में प्री होगा, मेंस होगा दिसंबर में, तो आप उस हिसाब से अपना फिल करो कि आप उस टाइम पे कहाँ हो सकते हो। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जहाँ का आपको देखना है आप चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे देखो सब मेंशन कर दिया, ए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स, वही अभी मैंने बताया था। ठीक है, 3 सेंटर आप ऑप्शन दे सकते हो इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन। मतलब कि आपने जैसे प्रायोरिटी प्रयागराज, पहले बात तो आपने सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करा, फिर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करा। अब इसमें से आपको 3 ऑप्शन हो गए, मान लिया 3 आप भर सकते हो, लेकिन आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप तीनों में से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, मान लिया आपने प्रयागराज पहले भरा, तो आपका कोशिश होगी कि आपको शायद प्रयागराज ही मिल जाए, नहीं तो आप वाराणसी भरोगे तो वाराणसी, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, और ये नहीं मिलेगा तो फिर जैसे आगरा है तो वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप वो देख लेना एक बार। अब देखो मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा, स्कीम ऑफ द, देखो सीबीटी होता है टायर 1 और टायर 2, 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अगर आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे तो आप टायर 2 में जाओगे। ठीक है, तो ये सारा आपका लिखा हुआ है, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट, या आप देख लेना, मैं आपको अपने से ही सब कुछ बता दे रहा हूँ, आपको ये पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया, अगर कोई चाहता है तो आप देख सकते हो ये। और मैं ये वाली पीडीएफ को सेव कर लूँगा और उसको अपने इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप इस वीडियो को, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब मैंने टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूँगा। अब देखो जो हमारा एसएससी का टायर 1 होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें देखो मेरे 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब देखो इन सब के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन मिला के ये हो गए मेरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। ठीक है, मतलब कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2। ठीक, तो देखो ये 25 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, 25 दूना 50। ठीक है, मैक्सिमम मार्क मेरे कितने हो गए 50, सारे में 50-50 है, यानी कि 200 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क के हो गए, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्राइब कैंडिडेट हो तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपका हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, और जो टायर 1 होता है वो मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, केवल जो इंग्लिश वाला मेरा पार्ट है, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला, ये पूरा इंग्लिश में होता है, बाकी सब आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो जब आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे और उसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 0.50 कटेगा। अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलता है तो इसका 1/4 समझो 0.50 ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो टायर 2 होता है, ठीक है, उसमें से जो पेपर होगा पेपर 1, ठीक है, पेपर 1, तो अब देखो ये है टायर, ठीक है, ये टायर सेकंड हो गया मेरा, इसका पेपर होता है, ये पेपर 1 है कि पेपर 2 है, फिर सेशन होता है, कौन सा सेशन है, ठीक है, फिर है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क है, टाइम अलाउड कितना टाइम मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है टायर 2 का, ये है टायर 2, ठीक है, पेपर जो पहला होगा, जो पहला पेपर होगा उसमें है सेशन 1। ठीक है, तो कितने सेशन है पेपर 1 में, पहला सेशन ये हो गया, दूसरा सेशन ये हो गया। ठीक है, यानी कि 2 सेशन हो गए। ठीक, तो पेपर, पहला पेपर में मेरे 2 सेशन हुए, 2 सेशन में जो पहला सेक्शन है, ठीक है, यानी कि पेपर 1 का सेशन 1 का सेक्शन 1, पेपर 1 का सेशन 1 का सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 में
मेरे 2 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है मैथ का, दूसरा मॉड्यूल है रीजनिंग का। मैथ में मेरे 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यानी कि 30 दूना 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 180 नंबर हो गए मेरे। ठीक है, और लिखा हुआ है टाइम अलाउड कितना है, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब हर सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, हर सेक्शन के लिए मिलेगा, ये याद रखना। 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। सेक्शन क्या है, देखो ये पेपर है, ये सेशन है, ये है सेक्शन। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल हैं, तो हर सेक्शन को 1 घंटा मिलेगा, यानी कि इस सेशन को मेरे 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में मेरे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यानी कि मैथ और रीजनिंग करनी है। ठीक है, फिर दूसरा मेरा सेक्शन है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में मेरा आएगा इंग्लिश और जीए। ठीक है, इंग्लिश के होंगे मेरे 45 क्वेश्चन, जीए के होंगे 25 क्वेश्चन। तो 40 20 60 10 70 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, यानी कि 210 मार्क हो गए। ठीक है, और ऊपर अभी बताया था कि हर सेक्शन 1 घंटे का होता है, यानी कि ये सेक्शन है मेरा। ठीक है, तो मेरा पहला सेक्शन हो गया 1 घंटे का। ठीक है, उस 1 घंटे में हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यानी कि मैथ और रीजनिंग करा। ठीक है, 30 क्वेश्चन। उसके बाद मेरा दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश और जीए का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीए के 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का। उसके बाद मेरा तीसरा सेक्शन आएगा। ठीक है, तीसरा जो मेरा सेक्शन होगा, उस सेक्शन में मेरे कंप्यूटर के होंगे 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, तो 15 मिनट मिलेगा इसके लिए। ठीक है, फॉर ईच मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या उसने बोल दिया, फॉर ईच मॉड्यूल। अभी ऊपर क्या बोला था, फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, मतलब कि 15 मिनट नॉर्मल आदमी को और 20 मिनट मिलेगा जो कैंडिडेट स्क्राइब वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल 1 है, एक मॉड्यूल 2 है। ठीक है, ये देखो ये भी सेक्शन 3 है, ये भी सेक्शन 3 है, 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मेरा क्या है, कंप्यूटर नॉलेज है, तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 हो गए मेरे, और इसके लिए 15 मिनट मिलेगा ईच मॉड्यूल के लिए। और 15 मिनट मिलेगा मेरा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरा 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, एक टास्क मिलेगा आपको डेटा एंट्री का। ठीक है, तो ये आपका मेरिट में काम नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है पेपर सेकंड, तो जिन लोगों ने जेएसओ के लिए भरा है, ठीक है, या फिर स्टैटिकल वाली जो पोस्ट थी एसआईजी वाली करके, तो अगर उसके लिए भरा है, ठीक है, और या फिर नेशनल ह्यूमन राइट वाला था ऑप्शन, उसमें भी शायद मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे तब भी, स्टैटिक्स वाला पेपर ये जेएसओ और एसआईजी के लिए होगा। ठीक है, अगर आप वो पोस्ट भरते हो तो आपको पेपर 2 देना है। अगर आप नॉर्मल बाकी पोस्ट भरते हो इन दोनों को छोड़ के, तो आपको केवल पेपर 1 देना है। पेपर 1 में क्या है, आपका मैथ, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर के बाद आपका एक स्पीड टेस्ट होगा। ठीक है, और ये वाला जो स्टैटिक्स का पेपर होगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का, तो इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटा। ठीक है, और जो स्क्राइब कैंडिडेट होंगे उनको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, मतलब उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब हमको समझ में आ गया ना। ठीक है, टायर 1 में क्या है, टायर 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, ठीक है, जीए और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सब 25-25 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए मेरे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, यानी कि 200 नंबर का। ठीक है, और 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। और जो मेरा टायर 2 है, टायर 2 में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 किसके लिए होता है, वो सभी के लिए होता है, लेकिन पेपर 2 किसके लिए होता है, जो हमने स्टैटिक्स वाली पोस्टें भरी होती हैं, जैसे जेएसओ की हो गई, एसआईजी की हो गई, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वाली, तो उसके लिए होता है वो। अब उसके बाद क्या है, मेरा जो पेपर 1 है, उसमें पेपर 1 में सेशन 1 है, और सेशन 1 में सेक्शन 1 है, सेक्शन के बाद मॉड्यूल है। ठीक है, तो पेपर 1 का सेशन जो 1 है, ठीक है, उसमें जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, उसके अंदर मैथ और रीजनिंग है। यानी कि खुले शब्दों में सुनो तो मेरा जो पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 में एक
एक बार में देखो ये 2 होंगे मैथ रीजनिंग, उसके बाद ये दोनों होंगे पहले घंटे, फिर दूसरे घंटे में क्या होगा मेरा इंग्लिश और जीए, तो ये दूसरे घंटे में होगा। यानी कि ये मेरा पेपर 1 है। पेपर 1 में जो सेशन 1 है, सेशन 1 का ये सेक्शन 1 के ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है, और ये सेशन 2 के पार्ट हो गए। देखो मैथ और रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन होंगे मेरे, 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी कि 180। 1 घंटा मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 क्या है, इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। सेक्शन 2 के लिए इंग्लिश और जीए, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, जीए के 25 क्वेश्चन है, यानी कि 70 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी कि 210 मार्क हो गए। फिर सेक्शन 3 आपका क्या है, कंप्यूटर मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 20 3 60 हो गया, ठीक है। और आपका एक एंट्री टेस्ट होगा, ठीक है। हर पोस्ट के लिए पेपर 1 कंपलसरी है, ठीक है। टायर 2 में इंक्लूडिंग पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट शिफ्ट एंड डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 2 विल बी फॉर ओनली हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो जेएसओ के लिए कर रहे हैं या फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ये सब वही लिखा हुआ है आपका जो मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो मैंडेटरी है कि आपको सारे सेक्शन पास होने चाहिए। पेपर 1 में जैसे मेरे पास सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, तो आपको सब में पास होना चाहिए। अब देखो जो मेरा पेपर 1 है, पेपर 1 में जो मेरे सेशन 1 सेशन 2 और सेशन 3 है, तो उनके लिए मेरे निगेटिव मार्किंग है 1 नंबर, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/3 है निगेटिव मार्किंग। और जो मेरा पेपर 2 है उसके लिए 0.50 है, ठीक है। अब आप ये सब आप चाहो तो देख लेना, जो मॉड्यूल 1 है उसका जो सेक्शन 3 का पेपर 1 है, ठीक है। यानी कि पेपर 1 का जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, यानी कि मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट। कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, मैंडेटरी है लेकिन उसको क्वालिफाई करना है। हाउएवर व्हाइल लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो पोस्टें हैं इनके लिए वो मैंडेटरी है, ठीक है। और जो मॉड्यूल 2 है ये डेटा एंट्री वाला टेस्ट है, ठीक है, ये भी आपका मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 पेपर विल बी इंक्लूड डेटा एंट्री टेस्ट फॉर द, ठीक है, 15 मिनट के लिए होगा। अब यहाँ पे देखो द एंट्री स्पीड टेस्ट, DEST बोलते हैं उसको, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000, ठीक है, की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। यानी कि आपको 2000 की डिप्रेशन करने हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका ये भी पासिंग है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस है, ठीक है, आप इसको चाहो तो देख लेना सिलेबस, नहीं तो मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है मेरा। तो टायर 1 का आपका ये रीजनिंग का सारा है, मैंने उसको देखो हाईलाइट भी कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया, आप लोग आराम से सारा सब्जेक्ट देख सकते हो, बाकी मैं उसके लिए अलग से बना दूँगा, ठीक है। आपका ये ऊपर वाला था टायर 1 का और ये टायर 2 का ही बना हुआ है वीडियो, ये सारा टायर 2 का सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो, मैं पूरी PDF डलवा दूंगा नीचे, ठीक है। बाकी सब DV के लिए ज़रूरी है, तो जब DV वाला पार्ट आएगा तब बता देंगे कि क्या क्या ज़रूरी है क्या क्या नहीं, ये सब दिया हुआ है। अब देखो ये मैं इसलिए नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है क्या क्या बताना है। अब देखो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है, यानी कि टायर 1 में और जो मेरा टायर 2 है उसका जो पेपर है, पेपर 1 है पेपर 2 है, उनके लिए देखो सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन 1 2 3 मॉड्यूल, उनके लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके 30% मतलब नंबर होने चाहिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कट ऑफ तो अलग है,
कट ऑफ तो 70% के लिए उससे मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम आपके 30% होने चाहिए। अगर आपके 30% से कम है, 29% है, तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अगर कट ऑफ मान लिया 30% से कम जा रही है, यानी कि कोई भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर ओबीसी के लिए 25%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है, और जो ये मेरे दूसरे हैं मॉड्यूल 2 है, सेक्शन 3 है, पेपर 1 है, तो इनके लिए मेरा 20% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 30। ठीक है, अब देखो जो टाई केसेस होते हैं हमारे, उसके लिए क्या होता है, इन द इवेंट ऑफ टाई केसेस, मतलब दो लोगों के नंबर जब सेम आ जाए। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन ऑर्डर में सही होगा कौन सा नहीं। तो पहला है मार्क्स स्टूडेंट पेपर 2 ऑफ टायर 2 पोस्ट ऑफ, मतलब अगर उसने जीएसओ का फॉर्म भरा है तो जीएसओ वाले नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर सेक्शन 1 में पेपर 1 के टायर 2 में। ठीक है, यानी कि टायर 2 का जो पेपर 1 होता है उसका जो सेक्शन 1 है उसके जो नंबर होंगे वो देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में जो मतलब बड़ा होगा उसको हम लोग हाई प्लेस पे, मतलब उसको पहले करेंगे। अगर ये भी सेम हो जाता है, मतलब कि देखो अगर वो भी सेम है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जेएसओ वाले मार्क, अगर वो भी दोनों के सेम है या वो है ही नहीं दोनों के में, तो हम जाएंगे इसमें। ठीक है, टायर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 में, उसमें अगर दोनों के मार्क सेम है तो हम आएंगे डेट ऑफ बर्थ में। अगर डेट ऑफ बर्थ भी उनकी सेम है, ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चले जाएंगे। ठीक है, और ये ज़रूर पढ़ लेना, अगर आप मतलब एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ करते हो, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट ले जाते हो या साथ में आप पकड़े जाते हो नकल करते हुए, तो आप कितने साल के लिए बैन हो सकते हो, वो सब लिखा हुआ है। तो आप ये देख लेना जाके, जो भी नकल अकल करने वाले रहते हैं वो ज़रूर देख लें। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ मेंशन करा हो, उस वजह से मैं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं जो इसमें ये नीचे हो रही हैं। ठीक है, ये सारे आपको ये तब यूज होंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, या फिर आप PWD हो तो उसमें आपको DV के समय ये इसके प्रिंट निकाल के फिल करके ले जाना होता है। तो ये अभी का काम नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो ये दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा फॉर्म भरने के लिए भी। ये देखो OTR वगैरह का है कि आप वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये देखो OTR जब आप भरने जाओगे तो ये 4 ऑप्शन होंगे, आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, सब कुछ करना है। ठीक है, जब आप डिटेल फिल करोगे तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने प्रिंट आउट लेके खुद ही सब बता दिया। अगर जो भी सही से नोटिफिकेशन देखेगा ना, उसको नीड नहीं होती वीडियो वगैरह देखने की कुछ भी। तो आप लोग ये सारे चाहो तो इसी से चेक करके देख सकते हो, वरना मतलब वीडियो यूट्यूब पे किसी का भी देख लो, नहीं तो मैं भी बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था कि फ़ोटो कैसे खींचनी है वो सभी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब वही जो ऊपर चीज़ें हैं वही इन्होंने फिर से मतलब मेंशन कर दी हैं। तो मुझे तो लगता है आपको मतलब नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ने से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है कि आप किसी भी टीचर से या किसी से पूछ रहे हो कि फॉर्म कैसे भरें, ये कैसे करें। मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोग के सामने ही मतलब ओपन कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं अलग से सब PDF बना के रख ली, जल्दी जल्दी बता दिया और काम ख़त्म। क्योंकि नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग स्किल होनी चाहिए। आप खुद देखोगे जाके ना तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने का। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत कम है। बाकी यहाँ पे कुछ मतलब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए काम का यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, या नहीं तो मैंने मेंशन करा होता। तभी मैं पूरी PDF देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये आपके DV के समय काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग पोस्ट का प्रेफरेंस भर नहीं रहे हैं कि मुझको एक्साइज चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए। ठीक है,
जब आप वो भरोगे, जब आपका टायर 2 निकल जाएगा, जब आप वॉच प्रेफरेंस डालोगे, तो ये आपकी फिजिकल क्राइटेरिया जो होते हैं ना, ये ज़रूर देख लो कि किस में हाइट कितनी मांग रहे हैं, किस में चेस्ट मांग रहे हैं, किस में आपका देखो वॉकिंग करनी है 1600 मीटर की 15 मिनट में, किस में आपको साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो ये देखो, ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, हाइट वगैरह होनी चाहिए उसके लिए, और मिनिमम आपका वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें ये सारी दी गई हैं। लेकिन ये अभी काम का नहीं है, इसीलिए मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ, अभी वो मेरे सामने दिख गया था तो मैंने बता दिया, बाकी ये सब बाद में काम आएगा। कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद अलकेश नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के। तो आप लोग एसएससी बैंक से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहते हो, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये देखिए, मैंने स्लॉगिज्म जो चैप्टर है उसको ही मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, सारी वीडियोस मैंने देखिए लाइन से बना रखी हैं, ये मैंने सब खुद ही बनाई हैं और सब खुद ही अपलोड करी हैं। तो मुझे पता है किस सीक्वेंस में डालनी है, क्या डालनी है। आप लोग कोई भी चैप्टर हो आप खुद ही सर्च करके अपना देख सकते हो। अभी मैंने एक प्लेलिस्ट भी शुरू करी है, देखिए आपके सारे क्यूब रूट, ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन है, एसएससी में आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके स्क्वायर की ट्रिक हो गई, या फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये आपके साइड आइडेंटिटीज पूरा चैप्टर है, इसके अंदर अलजेब्रा के भी क्वेश्चन है। और ये देखिए, आपकी रेलवे की एक सीरीज चल रही है, इसमें 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं डेली एक क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ। ठीक है, और ये एक एसएससी के लिए मैंने एग्ज़ाम में प्लेलिस्ट शुरू करी है, इसमें भी डेली एक क्वेश्चन मैथ का कराऊंगा, मैं रीजनिंग का भी कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो मुझे यहाँ पे, ये मेरे चैनल है, आप इस पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे मोर पे, तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप इन पे क्लिक करके मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इंस्टाग्राम मेरा पेज खुल जाएगा, ये भी स्टडी विद अलकेश नाम से ही है। ठीक है, और बाकी आप फेसबुक, यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इस चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, 1 से 2 वीडियो, 3 शॉर्ट्स डेली मैं डालता रहता हूँ, तो आपका कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। आप यहाँ पे जाके अभी 35 to 34 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके वीडियोस ये सारे चेक कर सकते हो, ये सारे शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल पे कमेंट करके बताएं, अगर ना पसंद आ रही हो तब भी बताएं कि मुझे क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए जिससे वीडियोस और अच्छी बने। और ये वीडियो मैंने नोटिफिकेशन का बहुत बड़ा बन गया है, 1 घंटे से ज़्यादा का बन गया है, लेकिन वैसे भी आप देखोगे तो लोग सिलेबस का बनाते हैं अलग से 25 मिनट का, या फिर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 15-15 मिनट का तो बना ही देते हैं, और मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी हैं। तो हो सकता है बहुत लोगों को लगे 1 घंटे में बहुत बोरिंग वीडियो है या कुछ भी, आप 2x में लगा के देखो सारे, लेकिन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ें बताई, मैंने जल्दी जल्दी भगा के नहीं बताया है। ठीक है, चलिए, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कमेंट में मैसेज कर दो या मुझे मेंशन कर दो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जल्द से जल्द।